लोग ये क्यों सोचते हैं कि उनके लाइफ्स इतने इंटरेस्टिंग हैं? मोस्ट लाइफ्स आर नॉट। छोटे फिल्म में बनाता था, आज के टाइम पे उनको रिलीज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऐसे टॉपिक्स पे उस टाइम पे फिल्म्स बनते नहीं थे, बिकॉज इट वाज पार्ट साइंस फिक्शन, पार्ट थ्रिलर, पार्ट कुछ और। एट दैट टाइम कोई भी अक्षय कुमार वाली फिल्म ओपनिंग के नंबर्स जो थे वो हमारा प्रोडक्शन बजट कवर कर लेता। आई डोंट नो व्हाट इंटरव्यूज अकी गेव, पर जब हम फिल्म के बारे में बात करते थे तो उसको डिस्क्राइब करना भी मुश्किल था। सो इट वाज जस्ट सो हार्ड टू सेल द फिल्म। सारे लेबल्स मिलते थे मुझे, ऑफ बीट, मल्टीप्लेक्स। आई वाज लाइक, आप मुझसे कम क्यों करेंगे? तो ये सर मुझे कुछ अलग करना है। आई थिंक फाइनली इस साल एक फिल्म बनाऊंगा मैं। इट्स टाइम। हेलो नागिस सर, वेलकम टू मिर्ची। ग्लैड टू बी हियर। कैसे हो आप? एक्साइटेड हूँ। कल शो रिलीज़ होने वाली है। थक चुका हूँ क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ। बहुत सारी बातें करनी है सर। द हंट आपका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, बट सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए। आपकी फिल्म्स देख के बड़े हुए हम, 90s किड्स, आई एम 95 बॉर्न। बहुत सारे फिल्में हैं, इकबाल हो या 8x10 तस्वीर हो, और जैसे मैंने आपको इंटरव्यू के पहले भी बोला, बहुत सारे सवाल आए, उस पर हम लोग जाएंगे। बट सबसे पहले तो हंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए सर के लिए एंड फॉर द होल टीम। और वो मेहनत ट्रेलर में दिख रही है। इट्स वेरी एंगेजिंग, जिस वे में वो ट्रेलर कट हुआ है, एडिट, आप बताइए अभी। वेल, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली अपलॉज मेरे तक ले आए। ये अनिरुद्धम मित्रा के बुक है 90 डेज़, जो राजीव गांधी असैसिनेशन के साथ डील करता है। बट बुक की ये एक खासियत है, इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल्स नहीं है। द बुक शुरू होती है असैसिनेशन के साथ और ख़त्म होती है 90 दिन के बाद, जब आई डोंट वांट टू, आपके जनरेशन को आई डोंट नो कि एंड में क्या होता है, पता है कि नहीं, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग इट, बट उसके कंक्लूजन के साथ। तो समीर नायर जो अपलॉज के हेड थे, वो मुझे पिच किए थे, और मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं पॉलिटिकल या रिलीजियस शो या उस टॉपिक पे मैं कभी जाऊँगा नहीं। पर वो बता रहे थे कि इसमें कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली अ ट्रू क्राइम थ्रिलर। जो SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म किया गया था असैसिन्स को पकड़ने, और जो असैसिन्स इवेंट करके जो ऑन द रन थे, बस इन दोनों की कहानी है। सो इट्स अ पुलिस प्रोसीजरल। देन आई सेड यस। या बट कोई रीज़न था कि आपने ना बोला, बिकॉज आपको लगा था कि शायद पॉलिटिकल हो? मैं एक पॉलिटिकल शो करता हूँ, सिटी ऑफ ड्रीम्स। करेक्ट। तो उसमें जितना चाहे उतने फिक्शनल पॉलिटिक्स ले आता हूँ। जब एज अ राइटर, मेरे को राइटर रोहित के साथ जब हम कुछ चीज़ पे रिसर्च करते हैं या डिस्कशन करते हैं, जब तक ये फिक्शनल है वी आर सेफ, राइट? हम किसी को भी बोल सकते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, रियल लाइफ इंसिडेंट तो है नहीं। पर जब आप ट्रू लाइफ में घुसते हो, या इन दिस केस ट्रू लाइफ एनीथिंग पॉलिटिकल में घुसते हो, तो बहुत डेंजरस हो जाता है कि आपको पता नहीं कौन कहाँ से कंट्रोवर्सी बना देगा। करेक्ट। मैं जानता हूँ कि आज का दौर ऐसा है कि आप कुछ भी करो, एक छोटी सी गांव में एक ब्यूटीफुल रोमांटिक स्टोरी सेट करो, फिर भी आप पे कोई केस कर सकता है। करेक्ट। ये मैं जानता हूँ, पर जितना हो सके आई वांट टू हैंडल द टॉपिक विद सेंसिटिविटी, क्योंकि ये ट्रू लाइफ इंसिडेंट था, ट्रू लाइफ क्राइम था। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे वो आज भी जिंदा है। सो आई वांटेड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। या बट ये भी जो टॉपिक है द हंट, काफ़ी डेयरिंग टॉपिक है। मतलब इट्स द रियल इवेंट, बट कहीं पे भी एक थोड़ा डर नहीं था जब आपने शुरुआत की? नहीं, जब एक बार मैंने खुद डिसाइड कर लिया कि मैं कोई भी पॉलिटिकल एंगल है तो मैं उसको क्लियरली अवॉइड करूँगा, क्योंकि जो एक्चुअल हंट, जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन उस टाइम हुआ था, आई कांट इवन टेल यू, दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग। और हर कोई जब एक नया शो लेके आता है तो बोलता है कि प्लीज़ आप देख के बताइए कि हाउ इट वाज। आई एम जेन्युइनली सेइंग, जो लोग मेरे जनरेशन के जो असैसिनेशन के साथ काफ़ी नॉलेजेबल है,
उनको भी पता नहीं है कि वो 90 दिन में हुआ क्या SIT के साथ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एंड आई एम टेलिंग यू, जब मैं खुद बुक पढ़ रहा था तो आई वॉज इन शॉक। एंड कॉन्स्टेंटली जब एक्टर्स के साथ हम सेट पे डिफरेंट सीन्स करते थे, वी वुड कॉन्स्टेंटली से, कैन यू बिलीव इट, ये एक्चुअली हुआ। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप शो देखोगे, यू विल कम बैक एंड रिमेंबर दीज वर्ड्स की, ओह दिस फील्स लाइक इट्स मेड अप, इट कांट बी सो रिडिकुलस, इट कांट बी सो क्रेजी। हम लोग शो के लिए एक्साइटेड है एंड मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज आपने आज तक जो भी हमें फिल्म्स दी है, शोज़ दी है, मुझे पर्सनली मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। एंड हम लोग इंटरव्यू के पहले एक बात कर रहे थे कि एक प्रोसेस के बारे में, कि मतलब अभी मुश्किल हो गया है, इज़ इट डिफ़िकल्ट राइट नाउ टू प्रमोट फिल्म्स, और ये जो प्रोसेस है एज सच? प्रॉब्लम ये है कि आज के तारीख में प्रमोशन इज़ 24/7, 365 days a year, एंड मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एवेन्यूज़ तो बहुत सारे हैं, या तो अगर पहले मैं प्रमोशन के लिए 25-30 इंटरव्यूज़ करता था, अब तो 50-60 इज़ ऑल्सो स्मॉल नंबर। वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंटिन्यूस सेल्फ प्रमोशन चलता है ऑल ईयर राउंड, ये प्रॉब्लम है। मेरे को उससे माई बिगेस्ट कंप्लेंट इज़ विद दैट, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो स्पेशल इवेंट क्या है अगर आप कंटिन्यूसली अपने आप को प्रमोट कर रहे हो। करेक्ट, हर जगह देख रहे हो। करेक्ट। अब मैं तो चलो अनॉमली हूँ, एक्सेप्शन हूँ, कि 2 या 3 साल या 4 साल में एक बार आके कुछ प्रेस करता हूँ, बट मुझ में भी थोड़ा एक्साइटमेंट होता है कि अरे मैं कुछ समझाऊँ कि मैंने इस शो के साथ क्या किया है, ऐसा कुछ। पर हर रोज़ उठ के अरे नया जैकेट एंड मैं कुछ क्रॉसॉ खाया, इट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई ईटन इन द वर्ल्ड, इट्स सो बोरिंग। लोग ये क्यों सोचते हैं कि उनके लाइफ्स इतने इंटरेस्टिंग हैं? मोस्ट लाइफ्स आर नॉट। या सर, 2016 के बाद आपने OTT पे एक शिफ्ट लिया फिल्म से, यस। कुछ रीज़न है उसके लिए? मैं एक्चुअली 2016 के बहुत पहले मैं HBO का बहुत बड़ा फ़ैन था और हूँ। ये लॉन्ग फॉर्मेट एक्चुअली अगर क्लियरली इसके रूट्स ट्रेस किया जाए तो वो HBO को जाता है कि एक कहानी आप इंक्रीज्ड एपिसोड्स, हालांकि BBC में भी ये लिमिटेड सीरीज हुआ करते थे, लॉन्ग फॉर्मेट में आपको कैरेक्टर्स के लाइव्स, जो छोटे छोटे डिटेल्स नॉर्मली आप डेप्थ, करेक्ट, जो आप फिल्म फॉर्मेट में 100% आपको निकालना पड़ता है जस्ट स्टिक टू द मेन स्टोरी, ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं बहुत कोशिश करता था, स्ट्रीमिंग और OTT शुरू होने के पहले मैं साल में 3-4 महीने US में स्पेंड करता हूँ, तो मैं LA जाता था, एजेंट से मिलता था, मैंने 1-2 शोज़ की पिचिंग भी की। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 2010-12 के आसपास। आई यूज्ड टू कीप ट्राइंग। तो जब आई गॉट द आइडिया कि ये स्ट्रीमिंग इज़ कमिंग टू इंडिया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। और मैं एक शो उस टाइम पे ऑल्ट बालाजी के लिए टेस्ट केस करके एक शो था निमृत कौर के साथ, सो दे अप्रोच मी टू डायरेक्ट इट। तो मैं उसके काफ़ी एपिसोड्स मैं खुद लिखा, एक ही सिर्फ पायलट एपिसोड डायरेक्ट किया था। पर उस टाइम पे समीर नायर वहाँ पे थे और समीर नायर ने बताया कि मैं अपलॉस एंटरटेनमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, और पहली शो जो उन्होंने ग्रीन लाइट किया वो सिटी ऑफ ड्रीम्स था। तो आई वॉज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट गाइज रेडी कि मौका मिलते ही, या स्ट्रीमिंग कब आएगा, ये लॉन्ग फॉर्मेट 8-10 एपिसोड्स के शोज़ कब बनाएंगे। सो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट गाइज। तो फिल्में बनाने का कुछ प्लान नहीं है इफ़ यू गेट अ चांस? ओ बिल्कुल, मैं एक्चुअली इस बीच मैं 2 फिल्में बनाया। एक फिल्म तो बस कैन्स में पड़ी है, अनफॉर्चुनेटली द प्रोड्यूसर एंडेड अप बीइंग अ मेस। तो अच्छा, वटकी पड़ी है। बन गई। इट्स अ फिल्म, छोटी सी फिल्म है, बट आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद स्मॉल फिल्म्स। और एक और फिल्म बनाया, मेरी पहली फिल्म तेलुगु में, कॉल्ड गुड लक सखी, कीर्ति सुरेश के साथ, वो अमेज़ॉन पे है। तो इस पिछले 7-8 साल में ये 2 फिल्में की मैंने। पर आई थिंक फाइनली इस साल
एक फ़िल्म बनाऊंगा मैं, इट्स टाइम। क्योंकि जब कोई सीरीज़ बनाते हो तो अगर 10 एपिसोड की सीरीज़ है तो रफली वो 5 फीचर फिल्म्स के इक्विवेलेंट है। करेक्ट। सो टू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट एंड हैव द सिंप्लिसिटी कि यार एक कहानी आप 90 मिनट्स में बता दो और ख़त्म करो, सो दैट्स वेरी एक्साइटिंग आफ्टर अ लॉन्ग गैप। सो आई थिंक आई विल डू इट दिस ईयर। या हम लोग फिल्म्स की बात करें और मैं आपसे ऑफलाइन बात कर रहा था इंटरव्यू के पहले, बहुत सारे मुझे सवाल आए थे, बहुत सारे मैसेजेस आए थे। आपकी एक फिल्म थी 8x10 तस्वीर। पर्सनली आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट फिल्म। जब आई थी तब मैंने इतनी नहीं देखी थी क्योंकि तब आई थिंक मैं 9th स्टैंडर्ड में था, 2008-9। बाद में मैंने जब मूवी देखी, बी एन अक्षय कुमार फ़ैन, और जब मैंने कल स्टोरी भी डाली थी कि मैं आपका इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो अक्षय कुमार के फ़ैन क्लब्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस इंटरव्यू के बाद। ओके। पूरे मेरे डीएम्स भर गए और इतने सारे सवाल थे फॉर 8x10 तस्वीर। एंड द बेस्ट मैसेज जो मुझे लगा है, उन्होंने सवाल नहीं पूछा है, ही हैज सेड सॉरी टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, क्योंकि तब जब फिल्म आई थी बॉक्स ऑफिस पे इतनी नहीं चली थी, करेक्ट। बट बाद में अभी बहुत सारा अप्रिसिएशन मिल रहा है फिल्म को। मेरा ही सवाल आपके लिए है पहले ऑन दैट फिल्म, क्या आपको लगता है कि इन टर्म्स ऑफ 8x10 तस्वीर यू थिंक यू आर वे आउट ऑफ इट्स टाइम, जिस टाइम में वो आई थी फिल्म? I think so, simply because ऐसे टॉपिक्स पे उस टाइम पे फिल्म्स बनते नहीं थे, बिकॉज इट वाज पार्ट साइंस फिक्शन, पार्ट थ्रिलर, पार्ट कुछ और सुपरनैचुरल काइंड ऑफ एलिमेंट विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, राइट? तो अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे फिल्म्स हैं और इतने सारे कंट्रीज़ के फिल्म्स हैं कि सबका एक्सपोजर हो चुका है। सो अगर 8x10 तस्वीर अब थिएटर्स में अगर कोई भी रिलीज़ करेगा तो यू डोंट हैव टू जस्टिफाई द टॉपिक। जब मैं उसके आई डोंट नो व्हाट इंटरव्यूज़ अकी गेव, पर जब हम फिल्म के बारे में बात करते थे तो उसको डिस्क्राइब करना भी मुश्किल था। एक आदमी की एक पावर है कि वो फोटोग्राफ के जरिए पास, अभी 2009 सोशल मीडिया भी नहीं था तब। करेक्ट। सो इट वाज जस्ट सो हार्ड टू सेल द फिल्म। और फिल्म की और एक खासियत क्या थी उस वक्त कि पहला थिएटर स्ट्राइक हुआ था उस टाइम पे। ओके। सो दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उस टाइम पे प्रोड्यूसर्स और थिएटर ओनर्स का झगड़ा हो गया एंड फाइनली द प्रोड्यूसर्स सेड वी आर नॉट गिविंग एनी मूवीज़। तो जहाँ तक पब्लिक का नॉलेज था, इट वाज अ फुल थिएटर स्ट्राइक शटडाउन। पर उस वक्त के द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म वाज परसेप्ट, तो उनको रिलीज़ करना था क्योंकि फिल्म पे काफ़ी पैसे लग चुके थे। तो उन्होंने मुकेश भट्ट जी से स्पेशल परमिशन लिया उस वक्त एट द एंथ आवर कि प्लीज़ ये पिक्चर को आप थिएटर्स में आने दीजिए, क्योंकि ऑल प्रोड्यूसर्स हैड डिसाइडेड टुगेदर कि हम, आई थिंक वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो दे वर नॉट एग्रीइंग अपॉन, सो दे सेड वी आर नॉट रिलीजिंग है। तो ये एक ही फिल्म वो पूरी स्ट्राइक में इट गॉट रिलीज्ड और इसका पहला एड, और ये अक्षय कुमार वाली फिल्म एंड अक्षय कुमार एट हिज पीक आफ्टर सिंग इज किंग एंड एवरीथिंग, पहला होर्डिंग उस वेंसडे को लगा, फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होने 2 दिन पहले सिर्फ। करेक्ट। और when you saw the ad in the newspapers on Friday, lot of people didn't see कि releasing this, वो सोचे कि हाँ अक्षय का फिल्म में आएगा, और ये पिक्चर आई भी और चले भी गई। That was its biggest problem, that wrongly the producers released it in the strike. अगर वो लोग रुक जाते, स्ट्राइक मई में ख़त्म हो गया और सारे बड़े फिल्म जून में आने लगे, क्योंकि एट दैट टाइम कोई भी अक्षय कुमार वाली फिल्म ओपनिंग के नंबर्स जो थे वो हमारा प्रोडक्शन बजट कवर कर लेता, सिर्फ ओपनिंग के नंबर्स। वो पहले फ्राइडे सैटरडे या संडे मैक्स, जब वो पीक पे थे उस साल, वो पीक का टाइम था, तो 20-30 करोड़ तो कहीं गए ही नहीं, और वो पिक्चर का बजट बस ओपनिंग वीकेंड पे कवर हो जाता था। वी वर उतना कॉन्फिडेंस था। प्रॉब्लम वाज कम्प्लीटली रॉन्ग टाइम इट गॉट रिलीज्ड।
इफ़ यू मे अलाउ, मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूँगा या बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। ये जब आपने पूरा ये किस्सा बोला तो अक्षय सर का इस टाइम पे क्या रिएक्शन था? मतलब वॉज ही फाइटिंग फॉर इट? वो भी अपनी साइड से कुछ बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे? एज एन एक्टर, हाँ। ओ या, तो पहले जब मैं पिच करने गया तो वन ऑफ द फर्स्ट कमेंट्स बातों बातों में आई वाज लाइक, आप मुझसे काम क्यों करेंगे? क्योंकि उस वक्त तो मैं सारे लेबल्स मिलते थे मुझे, ऑफ बीट, मल्टीप्लेक्स, ये वो फिल्म मेकर। तो ये सर मुझे कुछ अलग करना है। तो अक्षय सर आपके पास आए कि आप नहीं, मैं कैसे गया, हुआ? मैं गया ओके। पिच करने। परसेप्ट पिक्चर कंपनी के जो ओनर थे शैलेंद्र सिंह, वो अक्षय को काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। तो उन्होंने मीटिंग सेट किया, मैं गया और उन्होंने स्क्रिप्ट जस्ट 5 या 10 मिनट्स मैक्स, उनको कहानी से भी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था। उन्होंने बोला बस आई वांट टू वर्क विद यू। अच्छा, सीधा ऐसे बोलते अक्षय सर? हाँ, बस। तो मैं मैं मोटा मोटा कहानी बताया, इज़ लाइक नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, इंटरनेशनल करना है, एंड दैट वाज इट। एंड बस उतना ही डिस्कशन फर्स्ट बस उतना ही डिस्कशन। और मैं ऑलरेडी जब पिक्चर रिलीज़ होके 15 साल हो गए, पर आई ऑलवेज से इट वाज वन ऑफ माई शूट। चलो कनाडा में हमने शुरू किया, फिर प्रोडक्शन इश्यूज़ के वजह से शूट वहाँ पे रुक गई, फिर 1.5 साल लगा टू कंप्लीट इट। ये सब प्रॉब्लम्स आए, बट उनके साथ शूट करने में इट वाज वन ऑफ द ईजीएस्ट। आई मीन, आप इंडस्ट्री में किसी के साथ भी बात करेंगे तो इज़ द लाइक द ईजीएस्ट शूट्स। आप उनको टाइम दो, ही कम्स लाइक सोल्जर, वो एग्जैक्ट टाइम पे आएंगे, एग्जैक्ट टाइम पे जाएंगे। जितना काम निकालना है आप उस टाइम निकाल लो, बस दैट्स इट। नो, और वो मुझे साइंटिस्ट बुलाते थे क्योंकि आई यूज्ड टू, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। और मैं उनसे मल्टीपल टेक्स करवाता था जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। उनको बस एक बार हाँ 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 आई गॉट इट, एंड देन ही डज द टेक, ही इज़ डन। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो गुड बट लेट्स डू वन मोर, गुड बट लेट्स डू वन मोर टिल आई एम सेटिस्फाइड। सो ये जब फिल्म बनी, ही वाज हैप्पी विद द होल प्रोडक्ट? absolutely 100%. And he told me also, he said, yeah, picture super hit होके it'll do something, या ये डिलेज के वजह से इट विल बी इन हिज करियर। उस वक्त मेरे ख्याल से कुछ 150 या 160 फिल्में ऑलरेडी वो कर चुके थे। तो ही वाज लाइक, माय करियर आई हैव नोन दैट कि एक पिक्चर एक आध बार स्टॉप होते हुए आती है, एंड देन द इंटरेस्ट बिल्ड्स अप। एंड हम बिना कोई पब्लिसिटी के, बिना कोई प्रॉपर प्रमोशन से वी रिलीज द पिक्चर विच वाज नॉट करेक्ट। या अगर आपको अभी एक ऑप्शन होता कि आपको कुछ फिल्म में चेंज करना है इन एनी डिपार्टमेंट, आप करते उस फिल्म में कोई चेंज? नहीं, ओनली बिकॉज कोई भी फिल्म ना एक इट्स अ टाइम कैप्सूल, और वो बन गई वो। अच्छा, एक कहावत है, जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिल्म को एडिट करते हैं, यू शुड नो व्हेन टू से द एंड, अदरवाइज सही गलत तो कुछ है नहीं, यू कैन कीप ट्वीकिंग। तो थोड़े ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं जो 6 महीने एडिट करते हैं। आफ्टर माई एडिटर गिव्स अ फर्स्ट कट, माई मैक्सिमम 30 दिन में पिक्चर को लॉक करता हूँ, उससे ज़्यादा पेशेंस नहीं, बिकॉज कहानी को एक 100 तरीके से बता सकते हैं, दिस इज़ द अप्रोच आई यूज, दैट्स इट। बट ऑनेस्टली, बिकॉज यू सॉ इट, आई कैन टेल यू, एंड आई कैन कैटेगोरिकली टेल यू, इट इज़ सम ऑफ अकीज़ बेस्ट वर्क, है ना? हैंड्स डाउन। वो जो होल बोट वाला सीक्वेंस वगैरह जो हम साउथ अफ्रीका में शूट कर रहे थे, ही हिमसेल्फ एडमिटेड एंड ही वाज ऑन फायर दैट डे। बट एक आध बार जब एक्टर को अच्छा सा स्क्रिप्ट मिलता है एंड इट स्ट्राइक्स हिम, देन यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट ना, तो उसमें मज़ा आता है। वो जो एक चेस सीन है जो पूरा वो जंप करते हैं, करेक्ट।
वो कितनी बार रीटेक हुआ है, और अक्षय सर ने खुद किया, क्योंकि आई थिंक मुझे शॉट याद है, वो 100%. पूरा स्लोमो शॉट है वो, करेक्ट. तो कितनी बार रीटेक हुआ था वो? Actually हम 3 takes करे, but I think we ended up using the first take only. I think we ended up using the first take. I remember it so well. But yeah, नहीं, everyone knows कि अगर कोई एक्शन सीक्वेंस हो या एक्शन ओरिएंटेड फिल्म हो, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द बिजनेस. और उस टाइम पे कोई और कंटेंडर्स थे नहीं जो जैसे विद्युत है जो अच्छे एक्शन करते हैं. देयर वर नॉट मेनी कंटेंडर्स. तो इफ इट वाज एक्शन, इट वाज अक्षय कुमार. ओके, लास्ट सवाल है मेरा इस पे. या ऐसी कोई अननोन किस्सा जो किसी को नहीं पता अबाउट 8x10 तस्वीर, जो आपने कोई इंटरव्यू में, तब कोई भी किस्सा, अक्षय सर का भी हो सकता है वो, एनीथिंग जो हम फैंस को जाननी चाहिए. लॉन्ग टाइम अगो, बट ये बोलूँगा इट्स नॉट रिलेटेड टू द फिल्म. अक्षय के फादर और मेरे फादर दोनों यूनिसेफ में साथ में काम किए थे. हाँ, ये किसी को नहीं पता ये. एंड उस वक्त माई फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि उनका लास्ट नेम भाटिया है. तो भाटिया एक बार मेरे से आके बोले कि हाँ, आई थिंक मैं आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब क्योंकि बेटा फिल्मों में जाने वाला है. तो उस वक्त मेरे फादर बोले फिल्म लाइन तो अच्छी नहीं है ये वो. ऑफकोर्स उनका बेटा वही लाइन में आने वाला है, उनको पता नहीं था उस वक्त, क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियर था एंड ऑल दैट. सो इट वाज क्रेजी दैट. तो जब 8x10 हम साउथ अफ्रीका में शूट कर रहे थे, तो माई फादर एक्चुअली केम देयर एंड देन ही मेट अकी एंड सर्कल ऑफ लाइफ. कैसे सर्कल ऑफ लाइफ. बट या उसका सीक्वल बन सकता है अगर मौका मिले. एक्चुअली वो सीक्वल बन सकता है, बिकॉज इट्स जस्ट द पर्सन विद द पावर्स, राइट. तो वो पावर को लेके हम कुछ भी कहानी बना सकते हैं. वो वन ऑफ द फ्यू मैंने जो फिल्म्स बनाई, इट्स वन ऑफ द फ्यू वंस दैट कैन हैव अ गुड सीक्वल, बिकॉज इट्स जस्ट अ गाय विद अ पावर. ये कहानी कहीं भी ले जा सकते हैं. बट आप टच में हो अक्षय सर के साथ, या कभी बर्थडे पे विश करना, बस इतना ही है. एंड ऑफ कोर्स व्हेन हिज फादर पास्ड अवे, यू नो, ऑफरिंग कंडोलेंसेस, दैट्स इट. इफ पॉसिबल, ये रिक्वेस्ट है हम सब फैंस से, अगर इसका सीक्वल हमें मिले. आई नो इट्स हमें बोलने के लिए बहुत आसान है, करेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है एक फिल्म बनाने में, बट इट्स अ रिक्वेस्ट. आई एम ऑल फॉर इट. आई थिंक इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग. या ओके, और एक चीज़ जो आप आने से पहले यहाँ पे ऑफिस में डिस्कशन हो, रॉकफोर्ड के बारे में, राइट, जो इधर है वही आपसे बात कर रहे थे. अलग ही नॉस्टैल्जिया है उसके लिए. सो वो कहाँ से डेवलप हुआ वो एक आइडिया? मेरी फर्स्ट फिल्म थी हैदराबाद ब्लूज़, और मैं अपने ओन एक्सपीरियंसेस पे वो स्क्रिप्ट लिखा. वो फिल्म बन गई. मैं उस वक्त मुझे ऐसा नहीं लगा कि इंडिया में इसके लिए कोई ऑडियंसेस होंगे. तो उस टाइम पे फिल्म रील हुआ करते थे, राइट. सो फिल्म 82 मिनट्स की थी, 6 बड़े रील्स थे. मैं एक सूटकेस में डाला और मैं वापस यूएस चला गया. तब चलो जोश के साथ जाके अपने खुद के सेविंग्स यूज़ करके मैं फ़िल्म बनाया, और फिल्म बन गई. अब क्या, तो मैं फ़िल्म फेस्टिवल्स को अप्लाई करना शुरू किया. बट इस टाइम पे मैं जस्ट बैठा हुआ था, और एक मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड जो यूएस में रहता है, छोटा सा कमरा था उसका, वो स्टूडेंट था उस वक्त, और तो मैं फ्लोर पे सोया करता था. एंड एक कॉर्नर में एक टेबल थी. तो वो मॉर्निंग जब यूनिवर्सिटी जाता था तो मुझे कमरा मिल जाता था. तो मैं बैठ के स्कूल में, आई वेंट टू बोर्डिंग स्कूल कॉल्ड मॉन्टफोर्ट. तो उस वक्त आई यूज्ड टू मेंटेन डायरीज, एंड माई मदर सेव्ड ऑल दोज डायरीज. तो आई गॉट ऑल दोज डायरीज इन माई हैंड, लिटरली समवेयर 20-30 days, I don't remember exactly, बैठ के I wrote the script of Rockford. So it's based on very closely to my own life. तो आपके एक्सपीरियंसेस जब इतने पर्सनल होते हैं तो कुछ फिक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. करेक्ट. 90% ऑफ द स्टोरीज जो रॉकफोर्ड में है वो या मेरे साथ हुआ या किसी दोस्त के साथ हुआ. सो
तो ये एक रिलेटेबिलिटी है एज एन ऑडियंस, इसकी वजह से हम लोग कनेक्ट करते ज़्यादा रॉकफोर्ड के साथ. इट्स एन ईजियर फिल्म. जो भी ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू स्कूल, स्पेशली जो लड़के बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, आइडेंटिफाइबिलिटी तो कुछ एक सबलिमिनल लेवल पे है, या क्योंकि जिस तरह से वो लोग कनेक्ट करते हैं. सो या इट वाज अ लवली टाइम. हम लोग ऑडियंस करने की मैं बात कर रहा था कि मुझे आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए. अभी ये बॉलीवुड टर्म एंड अभी बॉलीवुड का कमबैक होगा, ऐसे बहुत सारे टर्म्स चल रहे हैं. आई डोंट अग्री विद इट, क्योंकि मैं एक पर्सनली बॉलीवुड लवर हूँ. मतलब मैं गेटी में जाके फिल्म्स देखता हूँ. आई एम दैट गाय. ओके. मैं ऐसे डिवाइड नहीं करता मासी फिल्म, आर्टिस्टिक फिल्म्स. मेरे लिए पर्सनली वो नहीं है. सो अभी बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं ना, बॉलीवुड का कमबैक होने वाला है. अभी बॉलीवुड में एक कनेक्ट नहीं है, रूटेड नहीं है स्टोरीज, साउथ जैसे बनाने की कोशिश कर रहा है. सो एज अ फिल्म मेकर आपको क्या लगता है, इज इट इन द राइट स्पेस नाउ द फिल्म इंडस्ट्री, या कुछ चीज़ें ये ट्राई करनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सी, सही गलत तो है नहीं, हम्म. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग, हाउ कैन देयर बी अ राइट एंड रॉन्ग? प्रॉब्लम ये है कि उसको बिजनेस के नज़रिए से देखो, एंड फिल्म इंडस्ट्री इज़ द ओनली वन जो एंटरटेनमेंट भी है, क्रिएटिव भी है और बिजनेस भी है. दैट्स व्हेन यू लुक फॉर ट्रेंड्स. आप देखते हो कि साउथ की फिल्में चल रही है, क्यों 80s में जो ज़्यादातर फिल्में बनती थी बॉलीवुड में, वो साउथ के रीमेक्स थे. जितेंद्र जी उस टाइम पे तो ह्यूज स्टार थे. ही वाज ऑल रीमेकिंग ऑल साउथ फिल्म्स. सो ऐसा नहीं कि सडनली साउथ हैज़ कम एंड व्हाटएवर. एक दौर होता है, थिंग्स वर्क. द बिगेस्ट चेंज इन द इंडस्ट्री इज़ जो लोग द फिल्म मेकर्स हु आर देयर राइट नाउ, उनके इन्फ्लुएंसेस आर स्प्रेड आउट. ओके. And the influences are worldwide. When you look at KGF, I'm just saying, random example. इतने सारे sequences are like Mad Max. Correct? पहले my generation filmmakers, हमारी एक certain education system value अगर होते तो हम ये फिल्में देखते थे. आप कोई और स्ट्राटा से आओ तो ये फिल्में देखते. अब ऐसा कुछ नहीं है. You can go home and you can आप TV on करो and you can watch a film from French New Wave cinema and you can go and watch Hollywood action film. कुछ भी देख सकते हो. So the influences are far more. And देखते हैं हर डेकेड को कुछ ना कुछ एनालिसिस होता है कि ये सही जा रहा है, वो गलत जा रहा है, whatever. But वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम हो गया कि बिजनेस इज नाउ ओनली बिग फिल्म्स. ओके. सो जो छोटे फिल्म में मैं बनाता था, आज के टाइम पे उनको रिलीज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. उस वक्त भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी टू जनरेट अवेयरनेस. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट नाउ. नंबर्स डोंट मेक एनी सेंस. पब्लिसिटी पे इतना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है. द कॉस्ट ऑफ रिलीजिंग अ फिल्म इज इनसेन. सो एज अ फिल्म मेकर आपको एक सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्या दिखता है, भले वो OTT हो या फिल्म हो? नहीं, OTT स्पेस में तो चैलेंज तो कुछ है नहीं. ओके. यू मेक योर फिल्म और फॉरेन रिलीज़ हो जाता है. थिएट्रिकल तो वो नहीं है ना. एक्चुअल काम शुरू होता है फिल्म बनाने के बाद. आई ऑलवेज यूज्ड टू से फिल्म बनाना बहुत आसान है, फिल्म को रिलीज़ करना खेल तो वो है. पर OTT पे सेकंड पार्ट है ही नहीं. आई फिनिश द हंट, अपलॉज को थमा दिया, अपलॉज सोनी लिव से डील किए, आ रही है. एक ऑटोमेट हो जाता है वो प्रोसेस. यस. और मेरे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए दैट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि मैं फिल्म ख़त्म करने के बाद 6-8 महीने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, फाइंड द राइट टाइम, फाइनली पिक्चर रिलीज़ होने के टाइम थिएटर ओनर से बात करो, एंड यू गेट हॉरिबल टाइमिंग्स. मॉर्निंग शोज़ मिलते हैं, फिर उनसे रिक्वेस्ट करो कि अंधेरी एरिया में एक तो इवनिंग शो दे दो. ऑल दिस टू मच नॉनसेंस. और अगर आपके पास स्टार है तो वो लोग खुद आते हैं कि वी वांट द फिल्म, एंड अभी भी वही है. एब्सोल्युटली स्टार पावर पे ही है पूरा. एब्सोल्युटली. और अब तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो कोई भी फिल्म के सक्सेस अब इतना नैरो हो गया है.
that you want to do everything in 2 days or 1 day or 3 days. वो गैप पीरियड वो कम हो गया. बिल्कुल. एंड पहले हम डरते थे अरे लीक होगा. अब तो लीक की बात है ही नहीं. पीपल आर सेलिंग इट टू OTT प्लेटफॉर्म्स टू रिलीज 2 days later, 3 days later if you want. So that's the problem. सो आपने जो फिल्म की लाइक 8/10 तस्वीर या इकबाल हो या आशाएं हो, तो तब भी ये डिफ़िकल्टीज कम हुए थे बिकॉज उसमें स्टार्स थे. आई थिंक अक्षय सर, श्रेयस तलपड़े, जॉन अब्राहम सर. श्रेयस तो नोबडी था इकबाल के टाइम पे. सॉरी. हाँ. या सो इट हैपेंस. ऑफ कोर्स जॉन के साथ आशाएं. प्रॉब्लम वाज कि आई वाज स्टूपिड इनफ टू मेक जॉन अ कैंसर पेशेंट. और लोग जाते हैं जॉन को एक्शन फिल्म में देखने. मसल्स देखने उनके. बिल्कुल. तो इसमें सीरियस आई थिंक एक सीन में जॉन शर्ट उतारता है उसमें. आई थिंक सो बिगिनिंग ऑफ द फिल्म में. द रेस्ट ऑफ द फिल्म इज वेयरिंग लूज शर्ट्स एंड ही लॉस्ट आई थिंक लाइक 10 kgs फॉर द फिल्म एंड ऑल दैट. सो इवन दैट डजंट वर्क. मैं तो वही कह रहा हूँ ना. तो ये एस्टैब्लिश्ड हीरोज़ के साथ वो जो एरिया ऑफ सक्सेस है वो बहुत नैरो है कि अगर ये इस तरह की फिल्म करो तो इट विल वर्क एंड एवरीवन स्टेज इन दैट स्पेस. अभी भी वो है पैटर्न. आई थिंक शायद अब थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है बट 3-4 फ्लॉप होते फिर स्टार्स दे विल रिजॉर्ट टू व्हाट हैज़ वर्कड बिफोर. राइट. सेफ साइड जो. हाँ सेफ साइड वापस वहीं आ जाते हैं. मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था 11 साल पहले का, जूम पे था वो. और आपने उसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि लोगों के लिए एंटरटेनमेंट मतलब उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली इट इज़ कॉमेडी. हाँ. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर जॉनर्स. करेक्ट. या अभी भी वो लगता है, अभी भी है वो, इट हैज चेंज्ड. सी 2-3 ब्रॉड जॉनर्स है जो हमेशा वर्क करते हैं. कॉमेडी इज़ वन. रोमांस बोर हो गया. मैं 25 साल से बोर हूँ. आई मीन बस वही बनते हैं. तो दैट्स व्हाई व्हेन पीपल आस्क मी व्हाई आई डोंट डू दैट. 1000 लोग साल में वही बना रहे हैं. सेम रोम कॉम या रोमांटिक स्टोरीज. अभी तो वही दौर है, वापस चालू हो गया हम इस मंथ से. कब हमेशा आई मीन इट्स द नंबर वन थिंग दैट वर्क्स. पीपल को वो बड़े नंबर्स पसंद है, शादी के नंबर्स पसंद है. सो इट विल कीप वर्किंग. आई मीन इट्स कल्चरल. तो आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स. पर मुझे उस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है. और कॉमेडी इज़ सो डेंजरस बिकॉज जो मेरे लिए फ़नी है इट्स नॉट नेसेसरी दैट इज़ फ़नी फॉर यू. राइट. हर एक के लिए डेफिनेशन अलग है. हाँ डेफिनेशन और इतना स्पेसिफिक होता है कल्चरली. तो मैं उससे दूर ही रहता हूँ. हालांकि पहले 3 फिल्म वेर ऑल लाइक लाइट हार्टेड कॉमेडीज. आई मीन रॉकफोर्ड हैड अ फ्यू मोर सीरियस एलिमेंट्स बट बॉलीवुड कॉलिंग तो आउट एंड आउट कॉमेडी था. तो अभी हम लोग कॉमेडी की बात कर रहे थे. यू फील कि एक चेंज अभी वो आने वाला है बॉलीवुड में कि एक रियलाइजेशन होगा कि नहीं अभी थोड़ा बहुत सारे हो गए, लव स्टोरीज अभी बहुत हो गए, अभी लेट्स मूव. आपका पॉइंट ऑफ व्यू एज अ फिल्म मेकर कि इंडस्ट्री किस तरफ में जा रहा है बेसिकली, एनी डायरेक्शन यू फील? मुझे ये वायलेंस एंड आई मीन हर फिल्म में जो जुनून देखते दैट्स अ लिटिल बोरिंग फॉर मी. ओके. I always think कि film industry should be like a good थाली. Different कटोरीज with different stuff. Comedies चाहिए, serious films चाहिए, action films चाहिए. ये जो trends लोग ढूंढते हैं and even as filmmakers or producers sometimes you succumb to it. It's not something which I believe in. Like for example आज के टाइम में आप कुछ nationalistic film बनाओ तो ऑटोमेटिकली इट विल बी ग्रीन लिट. करेक्ट. और सब बनाने जाएंगे नेशनलिस्टिक फिल्म्स एंड देन आफ्टर अ लिटिल व्हाइल ऑडियंस विल गेट बोर्ड. मतलब एक प्रोजेक्ट बनता है उसके बाद सिर्फ वैसे ही बनता है. अच्छा नाउ द न्यू थिंग इज व्हाट इज इट, हॉरर कॉमेडी. हाँ हम लोग ओके सो एवरीवन वांट्स हॉरर कॉमेडी. 6-7 साल पहले एक फुल वेब सीरीज 10 एपिसोड्स हॉरर शो में लिखा था. तब किसी को भी जाके पिच किया तो एवरीवन वाज लाइक इंडिया में हॉरर चलती नहीं है, वी डोंट वांट हॉरर.
नाउ एवरीवन इज़ लाइक अरे कुछ हॉरर है, हाँ बट उसमें थोड़ा कॉमेडी होना चाहिए, बट हॉरर है, इट्स लाइक दैट. मैं बोल रहा हूँ ना, आप हमेशा वेयर ऑफ इट्स टाइम ही रहे हो आप. आई थिंक. So it's, yeah, these trends bore me. ओके, ऐसी कोई रिसेंट हिंदी फिल्म या 1-2 साल में जो आपको बहुत अच्छी लगी है, जो आपने देखी है? आप देखते हो हिंदी फिल्म्स? मैं बहुत सेलेक्टिवली देखता हूँ. ओके, कोई आपका एक रिसेंट फेवरेट प्रोजेक्ट रहा है? I should have come prepared. Then when suddenly you say, I'll be like, oh नहीं, yeah, टेक I योर like टाइम. that. अच्छा, वैसा कुछ नहीं. I like that a lot. I'd say 12th fail. जब मैं इंडस्ट्री में आया था, I remember one of the best filmmakers was Vidya Vinod Chopra. And I remember that. अगर आप उनके पहले 5 या 6 फिल्म्स देखो तो they are masterpieces. They are not just फिल्म्स. और फिर वो प्रोड्यूसर बन गए, कुछ और बनाने लगे, ये वो दिस दैट, एंड तो इट वाज नाइस कि ही गॉट बैक टू एन इंडी फिल्म. या रूटेड, आई मीन. और मुझे हमेशा ऐसी चीज़ बहुत पसंद आती है, क्योंकि सी इट्स नॉट ईजी टू मेक अ बिग बजट फिल्म. इट्स नॉट ईजी. जो काम रोहित शेट्टी करते हैं वो हमारे सब बस की बात नहीं है. यू हैव टू थिंक डिफरेंटली. द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट. द वे संजय लीला बंसाली मेक्स हिज फिल्म्स. कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे आप थोड़ा डिटेल में कि क्यों? सी, एक माइंडसेट होता है, द वे यू सी द वर्ल्ड. इट कुड बी लार्जर देन लाइफ. लाइक रोहित शेट्टी लव्स टू पैक अ फ्रेम विद 100 different things. Sanjay likes paintings. So every frame should be like a painting. So they see the world differently. And I see the world as real. And I always used to say that what I make is real fiction. Means I could make a good, interesting scene with all of us sitting here with the camera there, camera not doing anything, and I could still make a really good scene. Best example I can give is The Hunt. Because I'm here to promote it, but I'll tell you. नहीं, please. I'll give you a parallel. तो नंबर 1 डायरेक्टिव ये था हंट में कि मैं कैमरा को ज़्यादा मूव नहीं करूँगा. क्यों? अगर आप उस टाइम के फ़ोटोज़ देखेंगे, ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम थी, नेशन के सबसे बड़ा क्राइम को सॉल्व करने वाले थे ये लोग. और उनका अगर आप एक फ़ोटो देखोगे तो ऐसे 6 लोग, कोई सफारी सूट पहना हुआ है, कोई प्लेन वाइट शर्ट, बस ऐसे खड़े हैं. दीवार पे कुछ है नहीं, जस्ट ब्लैंक वॉल है. दे वर क्रैकिंग द बिगेस्ट केस एंड दे वर जस्ट दीज हीरोज कंप्लीटली अनअस्यूमिंग. ऐसा लिटरली जब मैं ये शॉट शूट कर रहा था शो में, सेइंग प्रोमो शॉट, क्योंकि एक हाई स्पीड शॉट है जब सब लोग निकल के चल के आते हैं स्लोमो में. बट अदर देन दैट आई डोंट मूव द कैमरा. डायरेक्टिव टू द कैमरामैन वाज लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि लगना नहीं चाहिए कि सीन इज़ लिट. इट शुड बी लाइक यू वॉकड इन टू अ रूम एंड यू स्टैंडिंग देयर एंड वॉचिंग सम पीपल टॉक. जो नेचुरल लाइट आता है बस वो, या ट्यूबलाइट ऊपर से, तो जस्ट वो, जस्ट वेरी स्ट्रिप्ट स्पार्स. बट मैं वर्ल्ड को उस नज़रिए से देखता हूँ. आई लाइक द रियल स्पेसेस. जब मैं मॉनिटर पे बैठता हूँ, आई लाइक दैट रियल स्पेस. और जो ऐसे फिल्म मेकर्स है, अगर मेरा फ्रेम मैं किसी और डायरेक्टर संजय को दिखाऊँ तो इट वोंट मेक सेंस टू हिम. वो एक पेंटिंग बनाने की कोशिश करेंगे, बट इट वोंट मेक सेंस टू हिम. और मैं उनके चेयर पे बैठूंगा तो वो फ्रेम वोंट मेक सेंस टू मी, बिकॉज वो रियल नहीं लगेगा आपको इन अ वे. बट आई एम लाइक ये कौन से वर्ल्ड का पिक्चर है, ये लाइट यहाँ से क्यों आ रहा है, यू नो, दैट देयर बी 1000 क्वेश्चंस इन माय माइंड. सो इट्स लाइक दैट. तो हर एक फिल्म मेकर एक सर्टन वे होता है. ऑफ कोर्स हम सब लोग चेंज करते हैं. व्हेन आई वाज शूटिंग 8x10 तस्वीर, जो कैमरामैन मैंने सेलेक्ट किया वो विकास शिवरामन थे, एड के वर्ल्ड से थे. ग्लॉसी ग्लैमरस लाइटिंग, कैमरा मूव्स अ लॉट, ऑल दैट. सो जॉनर पकड़ के यू चेंज, बट देयर इज़ अ सर्टन वे यू सी द वर्ल्ड. इसके लिए
8/10 में जो एक्टिंग अकी करते हैं वो एकदम रिस्ट्रेन्ड, रियल, सबड्यूड, जो डायलॉग्स बोलते हैं एकदम ऐसा जस्ट साइलेंट, एकदम नॉन अक्षय सर थे वो. करेक्ट, सॉफ्ट, बिकॉज दैट्स द वे आई सी द वर्ल्ड. तो आई कांट गेट हिम टू से कि आई कांट, दैट्स नॉट द वे, सो इट्स लाइक दैट. या आखिरी टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, आप यहाँ पे वन इकबाल इस फिल्म की बात ना वैसे हो ही नहीं सकता. एक वेव आया था आई थिंक, जितना मुझे याद है, जब इकबाल थिएटर्स में आई थी सडनली एक डिस्कशन चला रहे ये फिल्म देख के आओ, ये फिल्म देख के आओ. आई थिंक उस टाइम के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट फिल्म थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब इकबाल ये आइडिया कहाँ से आया, बिकॉज वेरी डिफरेंट टॉपिक. तो एक्चुअली मैं एक शॉर्ट स्टोरी लिखा था. उस वक्त इंडिया के प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, और ये उनका सेकंड टर्म इन ऑफिस था. तो उनको बच्चे बहुत पसंद थे. तो उनकी लव ऑफ किड्स को कमेमोरेट करने के लिए थोड़े फिल्म मेकर्स एंड थोड़े प्रोमिनेंट पीपल इन डिफरेंट फील्ड्स, पब्लिशर्स मुझे अप्रोच किया और बोले कि कैन यू राइट अ स्टोरी, अ चिल्ड्रन स्टोरी फॉर हिम. तो हमेशा मेरे माइंड में ये स्टोरी था कि एक ये अंडरडॉग की स्टोरी तो मुझे बहुत पसंद है, एनी काइंड ऑफ अंडरडॉग स्टोरी. एंड आई हैड द स्टोरी, आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन मलखम. सो दैट वाज माय लाइक, मलखम पे एक फिल्म बनाएंगे, क्योंकि वो रूरल महाराष्ट्र का एक स्पोर्ट है विच आई लव. आई मीन इट्स विजुअली अ ब्यूटिफुल स्पोर्ट, सो आई वांटेड टू मेक समथिंग ऑन दैट. तो इट्स फनी, मैं चक्कर लगा रहा था डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस पिचिंग माय स्क्रिप्ट. तो माय लाइन वाज लाइक दिस, ये कहानी है एक डेफ म्यूट लड़के की जो he is obsessed with this thing of making it big in Malkam. And people would say, ये Malkam क्या है? Is it a, you know, is it a thing to eat, or is it a chef, or what? No one knew it was a sport. I'm talking about 20 years ago. Yeah. Information was little. So anyways, at that time, this offer for the book came to me. And I said, oh, I have this story about a guy who wants to make it big in Malkam. And no one understands Malkam. So I started to write the story. And the story I think had to be like 7-8 pages, 10 pages, short story. तो 7-8 पेज लग गए मुझे मलकम डिस्क्राइब करने में. तो उस वक्त मुझे लगा कि why don't I change it to cricket? If I just make that switch, इंस्टेंटली कोई भी इंडियन को समझाना नहीं कि क्रिकेट क्या है. करेक्ट. बस दैट वाज इट. एंड आई रोट द स्टोरी ऑफ इकबाल, दैट शॉर्ट स्टोरी, एंड इट्स पब्लिश्ड इन अ बुक. बाद में व्हेन आई वेंट विद दैट सेम आइडिया टू मुक्ता, इट वाज जस्ट 1 minute मीटिंग. अप्रूव्ड. डेफ म्यूट बॉय, क्रिकेट. हाँ. बट द ओरिजिनल स्टोरी वाज मलखम. एंड और लोग इकबाल के रिलीज से लेके आज तक पूछते हैं, सो यू आर अ बिग क्रिकेट फैन? नो, आई थिंक इसके बाद नहीं पूछेंगे. मैं 88 तक बहुत बड़ा फ़ैन था. 88 में मैं यूएस गया था पढ़ने. और उसके बाद यू नो, और फिर वो सारे बेटिंग के स्कैंडल्स जब निकल आए, मन टूट गया. So after that I stopped watching cricket. So it was a function of different things, but no, Iqbal had nothing to do with cricket. But श्रेया सर की कास्टिंग कैसी हुई तब? मैं almost I would say हम 3-4 महीने we were looking for actors. See, Iqbal casting was the most difficult, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्समैन भी चाहिए था और उसके साथ साथ एक्टर भी. तो पहले मैं स्टार्ट किया स्पोर्ट्समैन के साथ. सो मेरे एडीज जाते थे बॉम्बे जिम, ऑल दी आज़ाद मैदान, ऑल दीज प्लेसेस जहाँ पे मॉर्निंग में क्रिकेट की ट्रेनिंग होती है ना. और इंडिविजुअल लड़कों के शॉर्ट इंटरव्यूज़ लेते थे. जो लड़का लग रहा है कि
5'6", 5'7" है, बट अच्छा लग रहा है, so they would go take the interview. Then I would look at them, then call them in for auditions. Parallel track पे that was not successful because they were terrible actors. फिर parallel track पे I took the audition of a lot of actors and they were terrible cricket players. So the search went on and on and on. I was not getting anyone. And then यतिन कार्यकर जो इकबाल के फादर प्ले करते हैं, तो एक बार वो मुझसे मिलने आए और बोले कि हमारे मराठी के इंडस्ट्री में बहुत सारे लड़के हैं जो आपके दोनों Requirements को, रिक्वायरमेंट्स जो है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो मैं उनको भेजता हूँ. मैं बोला हाँ ओके. तो बैंड्रा में एक जगह होती थी जस्ट अराउंड द कॉर्नर. मैं रेगुलरली वहाँ पे जाता था बिकॉज मुक्ता वाज डूइंग द प्रोजेक्ट. उनकी ऑफिस जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे थी. मैं जाता था सैंडविच खाने. तो एक दिन ऐसा ही कोई आके बोला आपसे कोई मिलने आया, बट इट वाज अ लार्ज रेस्टोरेंट. तो मैं गया तो श्रेयस वाज स्टैंडिंग देयर विद वन टाइट येलो शर्ट एंड फुल मेकअप. तो ही सेड सर Yatin sent me. So I was like, oh, acha, you came for the audition. Okay. So I said, can you bowl? Yeah, I've played cricket. And I used to bowl. I was like, acha. So I sent my team out. They auditioned his bowling first. Then they auditioned his acting. And it was perfect. It was one of those rare combos. तो वो रेयरली मिलता है कि द रिक्वायरमेंट्स आर सो ड्रास्टिक. और क्रिकेट में आप बैटिंग ईजिली फेक कर सकते हैं, आप स्पिन बॉलिंग ईजिली फेक कर सकते हैं, आप फास्ट बॉलिंग फेक नहीं कर सकते. यू एक्चुअली हैव टू बी एबल टू बॉल फास्ट, मीडियम फास्ट एटलीस्ट, बट यू कांट फेक दैट. और वो फिल्म आज इतनी आइकॉनिक बनी है इकबाल, है ना. इट वॉज ऑल्सो क्या था, आई वॉज वेरी ट्रू टू माई बैकग्राउंड. मेरे जो 5 फिल्में उसके पहले बनी थी सारे इंग्लिश में थे. पर इकबाल कहानी थी एक लड़के की जो एक छोटा सा गांव में रहता है, एंड टू हैव अ गाय इन विलेज स्पीक इंग्लिश वाज नॉनसेंस. तो आई मीन वो तो बोलता ही नहीं है, बट द सराउंडिंग कैरेक्टर्स. तो दैट्स व्हेन आई शिफ्टेड द होल फिल्म टू हिंदी. एंड दैट्स व्हेन माई वर्ल्ड ओपनड अप. क्योंकि उसके पहले जो ऑलमोस्ट 7 years मेरे जो ऑडियंसेस, लॉयल ऑडियंसेस थे, वो एक स्मॉल सबसेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, राइट, जो इंग्लिश बोलते हैं. पर जब इकबाल के बाद जस्ट एक्सप्लोर. ऑल्सो जो फिल्म का म्यूजिक था, आशा है जो गाना है, अभी भी मेरे प्लेलिस्ट में अलग ही मोटिवेशन देता है वो गाना. बट सर, आखिरी सवाल है आपके लिए. आई नो आपका शो रिलीज होने वाला है थोड़े ही घंटों में, द हंट, जिसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड है. बट आपकी इतनी साल की जर्नी रही है एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक चीज़ जो आपने इस जर्नी से सीखा है, क्या बोलना चाहोगे? ये तो टेक्निकली 97 में मैं हैदराबाद ब्लूज़ बनाने आया. सो दिस इज़ द 28th year. रिलीज़ होके इट्स 27 years इन द इंडस्ट्री. द ओनली लेसन आई लर्नड इज़ कि किसी की भी बात मत सुनो. बस जस्ट अपनी जो अंदर है, योर इंट्यूशन, दैट्स योर ओनली स्ट्रेंथ. सो लोग जब मैं बहुत सारे फिल्म मेकर्स की बात सुनता हूँ कि, और जब वो मेरी फिल्म फ्लॉप हुई तो मैं एक बहुत वैल्यूबल लेसन सीखा. हमेशा सोचता हूँ क्या लेसन, क्या ये इंडस्ट्री में सही गलत कुछ भी नहीं है. अगर कल हंट हिट हो जाता है तो व्हाट इज़ द लेसन आई शुड लर्न, कि अच्छा मुझे और बायोपिक्स करने हैं और ट्रू क्राइम्स है. नो, देयर इज़ नो लेसन टू बी लर्न. और अगर इकबाल हिट हुआ तो मैं क्या इमीडिएटली वापस एक क्रिकेटर पे फिल्म बनाऊँ, या वापस एक डेफ म्यूट को लेकर के फिल्म बनाऊँ? व्हाट इज़ द लेसन? इसमें कुछ लेसन्स है नहीं. सो यू हैव टू जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन. सो the only lesson I've learned is don't listen to anyone. Just keep doing the same thing that you keep doing. Very well said. And thank you so much. बहुत कुछ Pleasure. आज सीखने मिला. जैसे कि मैंने बोला कि
मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। ऐसे ही आप फिल्में OTT बनाते रहिए, एंड हमें चाहिए कि आप एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाओ। या मुझे भी चाहिए। और साले सब मेरे को इकबाल और डोर के जैसे फिल्म बनाने को बोलते हैं यार, आई गेट सो इरिटेटेड। नहीं, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म तो हमें आई चाहिए नो। आपसे। और हालांकि 8x10 तस्वीर मैंने बनाया, फिर भी आप किसी, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है कि किसी को याद नहीं है, बट आई एंजॉय दैट जॉनर। और मैं आई वांट टू मेक वन। या इट्स अ रिक्वेस्ट, और वो आप सोशल मीडिया पे हो नहीं, वरना आप तक वो DMs आ जाते अब तक। एक वेव चालू हो गया 8x10 तस्वीर के लिए, सो अब तक वो आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा। सो थैंक यू सो मच प्लेजर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। थैंक यू। एनी मैसेज बिफोर यू गो फॉर द हंट, जो आपको बोलना है? बस ऑडियंसेस से बस यही बोलना है कि प्लीज़ आप जाके देखिए। इसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं है, हालांकि इवेंट एक पॉलिटिकल असैसिनेशन है, पर ये एक थ्रिलर है एंड इट्स अ पीरियड पीस थ्रिलर। प्लीज़ गो वॉच इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू सर। थैंक यू Thank वेरी you. मच।